नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको हरियाणा के अंदर जो ये कहते हैं ना कि कोई भी आदमी खाली नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा बेरोजगारी के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ है हरियाणा के अंदर। और देश के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर है तो वो हरियाणा है। करीब करीब 40% के आसपास बेरोजगारी दर पहुँच गई हरियाणा की। तो दोस्तों, सरकारी नौकरियां नहीं है इतनी भी। मैं आपको ऐसे फार्मूले बताना चाहता हूं जिससे आपकी भी समस्या हल होगी और सरकार का भी वजन कम होगा, क्योंकि सरकार को भी इस चीज़ की चिंता है कि इतने लोग बेरोजगार हैं तो इनको रोजगार कहाँ से उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों, मेरे पास ऐसे टिप्स हैं, मैं आपको किसी को भी बेरोजगार नहीं रहने दूंगा। एक बार आप संपर्क करें, आपको वो गुरु बताऊंगा जो आप अगर समझ में आए तो ये करके देख लेना। आपको नौकरी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। इतना ज़बरदस्त प्लान मेरे पास है कि आप देखते ही रह जाएंगे। और जितना जल्दी मेरे साथ ये संपर्क में आ जाओगे उतना जल्दी आपका फ़ायदा होगा। आपको वो बिजनेस के मैं टिप्स बताऊंगा जिससे आपका दिन रात आप काम लगे रहोगे और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको हरियाणा के बेरोजगारी के आंकड़ों पर और कुछ और खास बातें बताने जा रहा हूं। अब इसको ध्यान से सुनना आप, और इसको पूरा सुन के जो सरकार कह रही है भाई इतने बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं। 8-8 लाख फार्म भरे जाते हैं एक एक जगह, और बेरोजगारी कैसे होगी? ये तो पढ़े लिखे हैं जो सिर्फ 4th क्लास की नौकरी के लिए घूम रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको क्लास 1 से भी ज़्यादा सुविधाएं मुहैया करवा दूंगा अगर इसमें टिके रहे तो। एक इतना स्टैंडर्ड का बिजनेस मैं आपको आज बताऊंगा। आप मेरे से संपर्क करें, और अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है तो नंबर नोट कर लो। व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 98 126 10 284। कॉपी पेन निकाल लो, नोट कर लो। 98 126 10 284। और दूसरा नंबर है 87 082 49 342। दोस्तों, आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। अगर आपके पास कोई रोजगार नहीं है तो बिना पूंजी का मैं आपको रोजगार बताऊंगा। और अगर थोड़े बहुत पैसे खर्च कर सकते हो उस बिजनेस में तो वो भी अलग से बता दूंगा, उसमें और भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। इतना गजब का नेटवर्क मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुने, और इस जो मैंने ये आंकड़े बताए हैं इससे सर चकरा जाएगा आपका। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि इन नौकरियों के पीछे मत भागो, हमारे से संपर्क करो, हम आपको बताएंगे जिंदगी में कैसे कामयाब होना। दोस्तों, तो आइए अभी ये वीडियो पूरी देखिए, फिर मुझसे संपर्क कीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, बेरोजगारी के बारे में आज मैं कुछ बताना चाहूँगा, और कुछ 1-2 और ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, कई बार देखने में आया है मजदूरों की मौत हो जाती है, असामयिक मृत्यु हो जाती है। कोई पेड़ से गिर गया, कोई कंस्ट्रक्शन करते हुए किसी हादसे का शिकार हो गया। लेकिन जब उनकी क्लेम की बात आती है तो आमतौर पर या तो कॉपी बनी हुई नहीं होती है, और किसी की बन रही है तो वो रिन्यू नहीं होती है। तो दोस्तों, वो वंचित रह जाते हैं फिर। तो इसलिए मैं एक बात खासकर श्रमिक भाइयों से, जो पंजीकृत नहीं है वो पंजीकरण में आ जाएं, और पंजीकरण करवा के जिनकी कॉपी हर साल जो रिन्यू होती है वो रिन्यू जरूर करवा लें दोस्तों। क्योंकि इसमें बहुत से लोगों के पेटों पर लात लगती है, मरने वाला मर जाता है लेकिन परिवार को कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता, क्योंकि सिर्फ इसलिए उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है कॉपी रिन्यू नहीं थी, तो वो एक्सपायर हो जाती है कॉपी, फिर धक्के खाने पड़ते हैं। और एक है बैंक बीमा भाई, 12 रुपये साल के कटते हैं, एक कटते 330 रुपये। जहाँ भी आपका जन धन का खाता है और है वहाँ आपके ये पैसे कटते हैं रेगुलर। थोड़े बहुत पैसे खाते में रखो, और ये जिसके पैसे कटे हैं उनका बहुत को पता नहीं है, वो बीमा है। तो डेथ सर्टिफिकेट जो ही होके सबमिट करवाओ और वो पैसे लो। तो ये तो थी ज़रूरी बातें जो सब को जानना ज़रूरी है।
क्योंकि इन बातों के बहुत से केस ऐसे आते हैं हमारे पास, उनको पता ही नहीं होता, टाइम निकल जाता है, अप्लाई नहीं कर पाते, वो साल साल भर तक बाद में बताते हैं कि मेरा खाता भी था और मैंने कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने अप्लाई ही नहीं कराया, ना कुछ और हुआ। इसी प्रकार ये लेबर वाला तो और भी बुरा हाल है, क्योंकि काफ़ी दिनों से तो कापियाँ पड़ी हैं। जब से यूनियनों पर सरकार ने अंकुश लगा है और ये ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, बहुत से काम अटके पड़े हैं। पहले जो श्रमिक संगठन थे और लेबर यूनियन थी, वो सारे काम फटाफट करवा दिया करते, क्योंकि मजदूरों की पहुंच सिर्फ यूनियन तक होया करती। अब वो सीधे धक्के खाने पड़ते हैं उनको, कहीं ऑनलाइन करवाओ, कहीं कुछ कराओ, वो बेचारे बड़े परेशान हैं। और सरकार ने अब यूनियनों को साइडलाइन कर दिया है। कुछ यूनियन हैं जो सरकार ने रखी हैं, बाकी सबको साइडलाइन कर दिया है, जो कि मैं समझता हूँ मजदूरों पर ही कुठाराघात माना जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग अपने लाभ से वंचित रह गए। और अगली बात अब हरियाणा की बेरोजगारी की दर की है दोस्तों। आज मैंने सुबह एक प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर में भी पढ़ा, हरियाणा में बेरोजगारी की दर है वो करीब करीब 36% के आसपास पहुंच गई है, जो कि बड़ा गंभीर मामला है दोस्तों। देश की जो औसत है उससे 4 गुना से भी ज्यादा हमारी हरियाणा की बेरोजगारी दर पहुंच गई है। और ये मैं नहीं कह रहा, CMIEE की रिपोर्ट कह रही है, जो बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठे करती है। उन्होंने बताया है कि इससे अगस्त में 8.32% की वृद्धि होगी। इतना जबरदस्त ये उछाल है। और इधर से सरकार की मंशा है वो फार्म भरवाने में जुटी हुई है, फार्म भरवा लेते हैं। अब पीछे जो फार्म भरवाए उनमें 25 करोड़ 71 लाख रुपए सरकार ने अपने खजाने में जमा कर लिए, वो पेपर रद्द हो गए। अब फिर टाइम बढ़ा के दोबारा फिर फार्म भरवा लेंगे। तो इस तरह ये करोड़ों रुपया जिनके पास पहले से ही कुछ नहीं है, बेरोजगारों के पास, उन्हीं से 500 रुपए और रिजर्वेशन कैटेगरी के भी 250 रुपए ये जमा करवाते हैं। कहीं ना कहीं वो फीस भी ज्यादा है, फिर भी सरकारी खजाने में करोड़ों रुपए आने लग रहा है और फिर पेपर रद्द हो जाता है, तो मायूसी आने लगती है लोगों को। तो दोस्तों, बेरोजगारी के आंकड़ों पर आज खास सवाल है। आज का जो आपका संदेश है वो आपको बेरोजगारी के आंकड़े का संदेश दे रहा है। तो 5 साल में दूसरी सबसे ज्यादा दर, यानी कि दूसरी जो लहर आई थी अब उससे भी ऊपर है। और अगस्त में जुलाई तो भी ज्यादा गांव में बेरोजगारी की संख्या बढ़ गई, बल्कि शहरा में इसमें कम बढ़ी है। गांव में ज्यादा बेरोजगार होने शुरू हो गए, क्योंकि नरेगा के काम भी कम हो गए और धंधे भी नहीं रहे, बिजाई भी घाट हुई, तो ये बेरोजगारी दर बढ़ गई एकदम। अगस्त में शहरों में बेरोजगारी दर 39.2% और गांव में 33.6% रही। ये एक रिकॉर्ड की बात है। कहाँ सिक्किम जैसे छोटे छोटे राज्य एक भी आदमी बेरोजगार नहीं है वहाँ, और कहाँ हरियाणा 36%, यानी 1/3 से ज्यादा लोग बेरोजगार। ये सेना कहाँ जाएगी? क्या करेंगे ये लोग? जिनके पास रोजगार नहीं है, खाने को सब कुछ चाहिए, कितने दिन तक बैठकवाद देगी सरकार? तो दोस्तों, ये जब तक रोजगार का प्रबंध नहीं होगा और कोई स्किल डेवलपमेंट इनका नहीं होगा, तब तक ये बेरोजगारी के आंकड़े सिर चकराने वाले होंगे। देश में GDP दर और GST कलेक्शन के रिकॉर्ड आंकड़ों के बावजूद जो पिछला महीना था अगस्त का, उसमें बेरोजगारी की जो दर बढ़ी है वो बहुत ही चिंताजनक है दोस्तों। और इसमें निजी संस्था है सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, यानी जो निगरानी कमेटी है भारतीय अर्थव्यवस्था की, ये उसकी एक चौंकाने वाले आंकड़े हैं CMIE के, जिन्होंने आंकड़े जुटाए हैं। बेरोजगारी जो राष्ट्रीय स्तर पर 1.37% बढ़ की 8.32% हो गई है, जुलाई में 6.95 थी। और हरियाणा में 36% के आसपास बेरोजगारी दर पहुंच गई, ये टॉप पर आ गया है। कहाँ एक नंबर का हरियाणा के वो राग अलाप्या कर दे, और कहाँ ये 40% के आसपास ये जा रही है दोस्तों। जब 39.2% बेरोजगारी दर गामा में बेरोजगारी दर थी 3%, 6%, शहरों में ज्यादा थी।
प्रदेश में जुलाई में बेरोजगारी दर 28.1% थी, जो अगस्त में 7.6% बढ़ गई। पिछले 5 साल की बात करें तो बेरोजगारी दर की सबसे ज्यादा ये दूसरी बार है जो बेरोजगारी दर ज्यादा बढ़ी है। इससे पहले कोरोना की जो पहली लहर आई थी उसमें लॉकडाउन के समय था, अप्रैल महीने में 2020 में बेरोजगारी दर 43.2 पर पहुंच गई थी, जो अब तक की सबसे ज्यादा है। ये एक चिंता का विषय है दोस्तों। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिन महीने में लॉकडाउन रहा उन महीने में ज्यादा बेरोजगारी दर अगस्त में दर्ज की गई, यानी नए रोजगार मिलने के बजाय युवाओं की नौकरियां भी चली गई और देश में कार्यरत लोगों की संख्या अगस्त में करीब 40 करोड़ दर्ज की गई थी, यानी कि 39 करोड़ 77 लाख यानी 39 करोड़ 77 लाख दर्ज की गई थी, जो जुलाई में 39 करोड़ 93 लाख पर बढ़ गई। इस लिहाज से एक ही महीने में करीब 16 लाख लोग बेरोजगार हो गए देश में। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 16 लाख बेरोजगार जो एक के महीने में हो गए। इसमें सबसे बड़ी संख्या ग्रामीण इलाकों की रही। इसके पीछे मुख्य वजह खरीफ सीजन में कम बुआई होना भी है भाई, बहुत सीजन में कम बुआई हो पाई। और जो जानकार लोग हैं उनका तो कहना ही है कोरोना आया तब 1.5 साल में सरकारी नौकरी नाम मात्र दी गई है, और जो भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही है वो भी लटकी पड़ी है। सब नबेरा है, वो भी किसी न किसी वजह से कोई कोर्ट में चलेगा, कोई पेपर लीक हो गया, वो रुक गए सारे। और जो नौकरी की जो पेपर वगैरह हुए हैं ये रद्द हो जाते हैं, कितने नकल मार ली, कितने किमें कोई कोर्ट में चलेगा, किसी को गलत तरीके से अपॉइंटमेंट दी गई, वो भी शरह नहीं चढ़ पा रही, इतना बुरा हाल हो रहा है। और यू प्रदेश में जो एक महीने में ग्रामीण क्षेत्र में 12.5% से भी ज्यादा बेरोजगारी दर बढ़ गई दोस्तों। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अपना हरियाणा की बात है यार, जिसमें लोगों देश सम देश हरियाणा दूध दही का खाना, यह बेरोजगारी के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। देश में जो 1.5% इजाफे के साथ 9.78% पर पहुंच गई, जुलाई में 8.3% थी। और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 1.3% की बढ़ोतरी के साथ करीब 7.8% होगी। ये जुलाई में 6.5 से भी कम थी। हरियाणा में जुलाई में शहरों में बेरोजगारी दर 38.4% थी, करीब 38.5%, जो अब 0.8% बढ़कर 39.2% हो गई है। और ग्रामीण क्षेत्र में जुलाई में दर 21% थी, अगस्त में 12.6 बढ़कर 33.6% होगी, यानी 1/3 से ज्यादा बेरोजगार हो गए अपने प्रदेश में। और रिपोर्ट पर सवाल उठते रहे हैं, सरकार के पास डाटा ही नहीं है। हरियाणा सरकार की ओर से सीएमआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाए जाते रहे हैं और गलत बताया जाता रहा है, लेकिन खुद सरकार के पास बेरोजगारी, बात यह है भाई, जब सीएमआई रिपोर्ट जारी करती है ना तब सरकार कहती है झूठी है, और जब सरकार से सवाल उठाया जाता है कि आप सच्ची बता दो, उन को आंकड़ा है ही नहीं, तो फिर कैसे मान लो वो झूठी है। या तो ये बताओ भाई ये नहीं ये है, इतने नहीं इतने बेरोजगार हैं, इन पर डाटा ही नहीं है, बता ही नहीं रहे कितने बेरोजगार हैं, क्योंकि बताना चाहते ही नहीं है। इसलिए जो भी संस्थाएं इस प्रकार के सर्वे करती हैं उन्हीं को उनका डेटा जो है वो ऐसे ही मान लेना पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं। पिछले दिनों सरकार की तरफ से जब 6 लाख बेरोजगार होने का अनुमान जताया था न, लेकिन सी और डी ग्रुप में नौकरियों में जो फॉर्म भरे गए और एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए 8 लाख का करीब रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। और बहुत से तो न्यू मान के फॉर्म कोई नहीं भरते, एक नंबर आना ही नहीं, क्यों खामा चक्राम पड़े, उनका न्यारा हिसाब किताब से ये 6 लाख जो बताओ है, क्या नौकरी लग गए ग्रुप डी में होंगे दोबारा। रोजगार पोर्टल पर 8,68,584 युवा जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और सक्षम युवा रोजगार योजना में 3,87,871 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और भी बच रहे हैं घने। सरकार 6 लाख बता रही है, जबकि ये 9 लाख तो ज्यादा तो रजिस्टर्ड हो गए इनके रिकॉर्ड में। फिर क्या ये अटकी थोड़े फार्म भरेंगे, लग गए लुग गए, कोई नहीं फार्म भरता कोई भी। तो ये आंकड़े जो सरकार बता रही है उसमें कहीं ना कहीं सरकार पर आंकड़े हैं नहीं।
और अब नौकरी मिल नहीं रही, पुरानी नौकरी छूट रही है, बुरा हाल हो रहा है। जो जानकार लोग हैं वो कहे भाई जब कोरोना आया तब 1.5 साल में नौकरी नाम मात्र दी गई, सबने बेरा है। ईब जितनी भी है ना वो सारी लटक रही है। पीजीटी संस्कृत के 626 है, अंग्रेजी के 1035 है, जूनियर लेक्चरार यानी असिस्टेंट लेक्चरार के 61 पदों और 8 क्राफ्ट टीचर यानी ड्राइंग मास्टर बोला आप 8 से 16 पदों के लिए इनकी भर्ती थी, वह भी स्थगित कर दी गई है। ग्राम सचिव की थी, पुलिस की सिपाही की भर्ती थी, वो पेपर लीक होने से रद्द हो गई हैं। तो ये बेरानी कब दोबारा होंगे के होंगे। और ग्रुप सी व डी को लेकर सीईटी के 4 बार रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ चुकी है, लेकिन कब टेस्ट होगा, कब नौकरी मिलेगी, ये नहीं बताया जा रहा। तो ये बड़ा जबरदस्त आंकड़ा है दोस्तों। मैं आज आपको एक नज़र आपकी इस चीज़ पर जुड़ा दूं कि यह बेरोजगारी जो दर है यह क्यों है। 8 राज्यों की मैं बता देता आपको, जिसमें सिक्किम में 0 है। यहाँ एक भी बेरोजगार नहीं है सिक्किम के अंदर। अगर कोई न कोई आ जाओ नौकरी देंगे, एक भी फार्म भरनिया कोई नहीं पन दौड़ा है, बाहर तक तो जाएगी वैसे भर्ती हो कोई। लेकिन ये बड़ा जबरदस्त एक मामला है, 0% पर है। मेघालय है उसमें भी 1% तक कम है, कर्नाटक में 1.5% है, गुजरात में 1.5 तो थोड़ा सा फालतू है, उड़ीसा में 2 तो थोड़ा सा फालतू, मध्य प्रदेश में 3.5%, हिमाचल में 4.25% का करीब बेरोजगारी दर है। और दोस्तों केरल में यह है 8.25 समझ लो, 8 का करीब यह बढ़ेगी बेरोजगारी दर। पुडुचेरी में 8.5 से थोड़ी सी ऊपर बढ़ेगी। और वह दिल्ली में 11.5 से थोड़ा सा ऊपर आंकड़ा है, लेकिन दिल्ली में रोजगार तो है, लेकिन वहाँ भी सरकारी जब नौकरी निकलती है तो बहुत ज़्यादा फार्म भरे जाए। गोवा में 12.6% है, जो कि बहुत साहूकार स्टेट आपा मानना है, और वहाँ इनकम भी ज़्यादा है एक आदमी की। वहाँ भी 12.5% से कुछ ज़्यादा बेरोजगारी दर है। जम्मू कश्मीर में 13.6% है, और वही त्रिपुरा में 15.6% यानी 15.5 थोड़ी ज़्यादा। झारखंड में 16% बेरोजगारी दर है, और राजस्थान में 26.7% यानी 27.5%। और हरियाणा का तो खाता है देख लो के है, हरियाणा में 35.7% यानी 36.5% का बेरोजगारी का आंकड़ा है दोस्तों, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। यहाँ आपस में लठम लठा हो रहे हैं, सरकार किसानों के साथ लठम लठा हो रही है, वहाँ बेरोजगारी की ये दर देखो। ये जो बेरोजगार लोग हैं ये कहाँ से क्या खाएंगे, ये अफरा तफरी मचाओगे लोग जिनको रोजगार मिल नहीं रहा। सरकार अपनी जिद पर है, किसानों की मांग मानी नहीं जा रही, वो आंदोलन रहते हैं। 10वां महीना हो गया, लग गया ना। इतना में तो शादी कराएगी और बच्चा पैदा हो जाए, इतने दिन से लोग बॉर्डर पर बैठे हैं, सरकार मानने नहीं रही। इवन को है किसान जिद्दी ला रहे हैं, बस जिद्दी न पूरी कौन करेगा, सरकार ने तो करनी है, कर देनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो सरकार ने देखना है, बाकी किसानों ने भी अपना आंदोलन तेज करने की सोची है। 5 तारीख को मुजफ्फरनगर की जो रैली होगी, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी एक रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी, क्योंकि गांव-गांव में अभी इसकी मुनादी हो रही है, और हर गांव से कोई भी मेरे ख्याल ऐसा गांव नहीं होगा जिसमें 5, 7, 10 व्हीकल रैली में न जाए। तो मुझे लगता है मुजफ्फरनगर में बहुत भारी भीड़ किसानों की जुटने जा रही है, जो कि एक महाकुंभ की तरह नजर आएगी। और 5 तारीख को मुजफ्फरनगर की जो रैली है उस दिन कदे कोई भाई रोड पर निमाने में आज अपना यूँ काम निपटा लूँ, मुझे नहीं लगता वहाँ जगह मिल जाएगी। तो बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। जिस भाई ने रैली में जाना है ना वो बाहर लकड़ा है, बाकी एक दिन का आगा पीछा बेशक कर लियो, कदे उस दिन और जाम में फंस के नर किसाना नगाड़ दो, पहले बेरा पट जाए भाई इतने लोग जाएंगे। जिसने मुजफ्फरनगर रैली में जाना है कोशिश वो ही करियो बाहर लकड़न की, बाकी एक दिन में कि मैंने फांसी आंदी, 1-2 दिन आगा पीछा अपना काम का कर लियो, 4 वाले 5 ने निपटा लियो, 6 ने निपटा लो। 5 तारीख का जो सिस्टम है वो पूरी तरह किसानों का सड़कों पर कब्जा रहेगा, ऐसा लग रहा है। और कोई नुमाइंदा हो सरकार भाई हमें रैली नहीं होने देंगे, तो ये तो मैं समझता हूँ ये तो मूर्खता की बात है। किसान हर हालत में वहाँ लाखों लाखों की संख्या में इकट्ठे होंगे।
तो आज इतना ही दोस्तों। अगर आपका संदेश चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर लें और दोस्तों शेयर जरूर कर दिया करो। ये आपका अपना चैनल है, इसमें आपकी हर आवाज़ को, आपका हर संदेश आप तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे, शासन प्रशासन तक पहुँचे, आम जनता तक पहुँचे। इसीलिए आपका संदेश आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। इसे अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कर लो और कोई न कोई कमेंट दे दिया करो दोस्तों, ताकि हमें पता लगता रहे। और कमेंट भी यूट्यूब पर दिया करो दोस्तों। बहुत से आगे व्हाट्सएप पर आते हैं, कईयों के मैसेंजर वगैरह में आ जाते हैं। तो कोशिश किया करो यूट्यूब पर ही ये मैसेज खोल के वहाँ पर दिया करो, ताकि इसमें कुछ आपका संदेश की कामयाबी आगे बढ़े। और आज इतना ही दोस्तों, अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।